हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट इकोनॉमी को चुना है और इसको 12 घंटे में रिवाइज करेंगे। ये हमारा क्लास नंबर दूसरा है, ठीक है। और इसमें साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होगा। हम लोग जो बुक रिफ़र कर रहे हैं वो ओनली आई एस पी डब्ल्यू का जो इकोनॉमी का उड़ान PDF होता है उसको रिफ़र कर रहे हैं। देखिए, ये PDF है, ये आपको मिल जाएगा ओनली आई एस का वेबसाइट पर, ठीक है। इसमें टोटल, तो इसमें आप देखिए चैप्टर नंबर हमने दूसरा और तीसरा जो बड़ा चैप्टर था कर लिया। चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे, करेंगे उसको आगे। अभी हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी चैप्टर 5 पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। टोटल इसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो आपका 11 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 2-3 चैप्टर करने की कोशिश करते हैं। छोटा छोटा वीडियो होगा ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर लें। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, यूपीएससी प्रीलिम 2025 रैपिड रिवीजन, तो वहाँ पे उसको देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर हमारा 4। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया था। अभी चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी को हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक, और पॉलिसी मतलब नीति। तो ये जो है मौद्रिक मतलब मुद्रा से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रैटेजी है जो आपका भारत सरकार, ठीक है, में जो सेंट्रल बैंक है मतलब RBI, वो आपका बनाती है। RBI एक्ट 1934 के तहत इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। और इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी हम लोग 2016 में RBI एक्ट में चेंज करके बनाए थे। मकसद इकोनॉमी में वही है कि मनी का जो सप्लाई या आपूर्ति है और उसका जो क्रेडिट, उसका जो साख है मतलब मांग, उसको मेंटेन करना। इसके द्वारा, और इस मेंटेन करके सरकार जो है इसमें इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर को ऊपर नीचे RBI करता है। लिक्विडिटी मतलब तरलता को, पैसा का सप्लाई को मेंटेन करता है। और उससे मैक्रो इकोनॉमिक गोल मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस का, मूल्य का स्थिरता, महंगाई में नियंत्रण, एक्सचेंज रेट में स्थिरता, स्टेबलाइजेशन, बचत को प्रमोट करती है, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सपेंशनरी मतलब विस्तार जो होता है, जिसमें विस्तारित मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हुआ जहाँ पे RBI जो है इकोनॉमी में पैसा को डालता है। कैसे पैसा डालेगा? जब वो महंगाई अपना कम करे, जब अपना इन्फ्लेशन को कम करेगा, जब अपना इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, ठीक है, या फिर CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट RBI कम करेगा, ठीक है। याद रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में किसको पावर दिया गया है? RBI करता है, सरकार इसमें रोल इसका नहीं है। सरकार जो पॉलिसी बनाता है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मनी सप्लाई, मनी का आपूर्ति इकोनॉमी में बढ़ता है ताकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, शॉपिंग करेंगे, फिर इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को डोविस पॉलिसी भी बोला जाता है। इसमें वही है, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को कम करना, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालना। और इंटरेस्ट रेट अगर कम करेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, पैसा लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, सामान का डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार क्रिएट होगा, ठीक। और ये कब किया जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी? जब अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं हो, मांग नहीं हो। तो इकोनॉमिक जब स्लो डाउन होता है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जब मंदी होती है, तो उस समय आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किया जाता है ताकि आपका लोग डिमांड करे सामान को, फिर इकोनॉमी का ग्रोथ हो। एग्जाम्पल, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वैश्विक आर्थिक संकट हुआ था 2008 में, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया था। उसी तरह से कोविड-19 के समय भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया था। इसके ठीक उल्टा कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, जहाँ पे RBI जो है अपना ब्याज दर को बढ़ा देता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR सब बढ़ता है, ठीक है, MSF ये सब। और उसके द्वारा फिर क्या होता है? आपका मनी सप्लाई कम होगा। याद रखिए, जो हम CRR या SLR का बात कर रहे हैं वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में नहीं आता है, ये RBI खुद करता है अकेले। मॉनेटरी पॉलिसी जो करता है उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी होता है, और उसका मेन मकसद होता है रेपो रेट, ये सबको टारगेट करना। CRR, SLR RBI खुद करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। और ये कब किया जाएगा? कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब अर्थव्यवस्था में पैसा को कम करना है, वो तब होगा जब अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से महंगाई हो गया वहाँ पे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे को कम करना,
में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का रोल होता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में बहुत महंगाई हो, अर्थव्यवस्था ओवर हीटिंग मतलब बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है, और ये कब किया गया था? अपने हमने देखा कि जब कोविड-19 था तो लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उसमें उस समय लाया गया एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन लंबे समय तक अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मतलब कम ब्याज दर पे अगर पैसा हाथ में लोगों के रहेगा, तो ज़्यादा सामान को खर्च करेंगे, इससे महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो कोविड-19 के बाद जब महंगाई बढ़ने लगा तो सरकार ने फिर कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आया आरबीआई ने, और उसके बाद महंगाई को कम किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, रेपो रेट ये सबको बढ़ा के। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अगर बारे में बात करेंगे तो आरबीआई एक्ट 1934 में हम लोगों ने चेंज किया और एक सेक्शन डाला, धारा डाला 45 जेड भी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया। इसका मकसद क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कितना में 4% और ±2%, मतलब 2 से 6% का टारगेट है इसको 2021-26 तक। ये टारगेट को डिसाइड कौन करता है? तो डिसाइड कौन करता है? आरबीआई के परामर्श से सरकार डिसाइड करता है। तो आरबीआई डिसाइड नहीं करता है महंगाई का टारगेट। हाँ, महंगाई का टारगेट एक बार सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई के परामर्श से, कंसल्टेशन से डिसाइड करता है। फिर उस टारगेट को आरबीआई जो है रेपो रेट के द्वारा उसको मेंटेन करती है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखेंगे तो इसमें टोटल 6 लोग होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से, एक आरबीआई का गवर्नर होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होगा, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी का जिम्मेदारी जिसके पास है, और एक और आरबीआई का ऑफिसर्स होता है। भारत सरकार की तरफ से 3 लोग होते हैं अलग अलग फील्ड में, जिसको भारत सरकार नॉमिनेट करती है। डिसीजन कैसे लिया जाएगा? डिसीजन जो है मेजोरिटी पे लिया जाता है, हर व्यक्ति का 1 वोट होता है, 6 व्यक्ति का 6 वोट होगा। और आरबीआई का गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। अगर मान लो वोट बराबर है, हाँ और ना के पक्ष में, बढ़ाना है रेपो रेट की नहीं बढ़ाना है, तब उस समय आरबीआई गवर्नर अपना कास्टिंग वोट जो है एक्सरसाइज करता है। इसमें लिखा गया कि मिनिमम वो लोग साल में 4 बार जो है मिलेंगे, मतलब 3-3 महीने मिलेंगे, कम से कम मिलना ही, हो सके 2-2 महीने में मिल सकता है। उसके बाद अगर हम कार्यकाल देखेंगे तो कार्यकाल जो होता है 4 साल तक रहता है। देखो आरबीआई का जो के तरफ से आएंगे तो ये तो जब तक उस पद पे रहेंगे तब तक वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होंगे, लेकिन जो सरकार की तरफ से आ रहा है इनका कार्यकाल होता है वो 4 साल होता है। टारगेट डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। आरबीआई से कंसल्ट करके दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। टारगेट अभी 2 से 6% तक है, 4% ±2% 2021-26 तक है। और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर में लिया जाता है। फिर डिसीजन लेने के बाद आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो भी प्रस्ताव है वो आपको रखती है, और 14 दिन के अंदर, जब भी मीटिंग हुआ उसके 14 दिन के अंदर जो है वो उसका बात को रिपोर्ट बना के रखा जाता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगर विशेषता देखेंगे तो ये अकाउंटेबल होता है, क्योंकि जवाबदेह होता है, क्योंकि सरकार इसको जो टारगेट दे देती है उसको इसको पूरा करना होता है। ठीक है, और उसका मेन उद्देश्य जो है वो है महंगाई को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन उद्देश्य है, उसके द्वारा वो इकोनॉमिक ग्रोथ को करता है। फिर ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीक़ा से काम करता है। सारा जो डिसीजन होता है उसको 14 दिन के अंदर बताना पड़ता है पब्लिक को। रिपोर्ट लिख आती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको रिपोर्ट बोलते हैं। फिर इन्फ्लेशन टारगेट मैंने बताया, भारत सरकार डिसाइड करती है आरबीआई से कंसल्ट करके। अभी प्रेजेंट में 2 से 6% तक है, 2021-26 तक उसको करना है। अगर मान लीजिए लगातार 3 क्वार्टर तक, मतलब लगातार 9 महीना तक अगर आरबीआई 2 से 6% अगर महंगाई के दर को कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये माना जाएगा कि आरबीआई जो है फेल हो चुकी है इसमें। फिर आरबीआई को, सरकार को एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हम क्यों फेल हुए और हम क्या उसको उपाय सुझा सकते हैं, और कितने दिन के अंदर हम उसको फिर से कंट्रोल कर लेंगे, ये बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है जवाबदेह होगी अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट उसको दिया गया है महंगाई का, वो अगर और इसको पूरा नहीं कर पाती है। याद रखिए यहाँ पे जो 2 से 6% की बात की गई है वो किसकी बात गई है? वो सीपीआई ऑल इंडिया, मतलब सीपीआई कंबाइंड की बात करी है। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संयुक्त जो कंबाइंड होता है उसको 2 से 6% तक करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाया गया था इसके लिए उर्जित पटेल समिति बनाया था आरबीआई ने। उस समिति ने सुझाव दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऐसा कुछ होना चाहिए, तब जाके भारत सरकार 2016 में आरबीआई एक्ट में चेंज करके मॉनेटरी पॉलिसी को पार्लियामेंट ने बनाया है कमेटी को। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे,
ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझ में आ गया। CRR SLR वाला जो होता है को छोड़ के बाकी जो चीज़ें होती है मतलब रेपो रेट वो होता है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे तो दो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टूल्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टूल्स। जब डायरेक्ट टूल्स को जो है जनरल टूल बोलते हैं और इनडायरेक्ट टूल्स को स्पेसिफिक टूल्स बोला जाता है। अगर हम डायरेक्ट टूल का बारे में तो जो इनडायरेक्ट टूल्स होता है, ठीक है, उसी को क्वांटिटेटिव टूल्स भी बोलते हैं और उसको जनरल टूल्स भी बोला जाता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव टूल्स होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक टूल्स बोलते हैं और उसको क्वालिटेटिव टूल्स बोला जाता है। अगर हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे तो उसमें आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें बात होती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक RBI से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है कुछ गिरवी रख के, तो जिस दर पे जिस रेट पे RBI लोन देता है और कुछ समय के लिए बाद में बैंकों को क्या करना पड़ता है, अपना पैसा वापस देना पड़ता है जो उसने लोन लिया विथ इंटरेस्ट, और बदले में RBI जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों ने गिरवी रखा था उसको वापस करती है। इसलिए इसको रीपर्चेज बोला जाता है। रीपर्चेज मतलब बैंक सिक्योरिटी को दे रही है RBI को फ्यूचर में, फिर कुछ दिन बाद जितना टेन्योर होगा उसके बाद वापस वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगी और बदले में RBI को इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न कर देगी। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जब बैंक अपना एक्सेस पैसा RBI के पास रखती है और बदले में RBI उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, फिर RBI क्या करता है, उस पैसा को वापस बैंकों को कर देता है ब्याज के साथ विद इंटरेस्ट, और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक RBI को वापस कर देती है, तो उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा क्यों जो है बैंकों को RBI को ज़रूरत पड़ा बैंकों से लोन लेने का, वो तो पैसा छाप सकता है कभी भी। देखो RBI को ज़रूरत नहीं पड़ रहा है बैंक से लोन लेने का, लेकिन मान लीजिए बैंक के पास बहुत सारा पैसा है और कोई लोन लेने के लिए नहीं है, या फिर बैंक लोन लेने के लिए है लेकिन रिवर्स रेपो रेट मार्केट में ज़्यादा है, तो बैंक सोचेगा क्यों ना RBI के पास पैसा जमा कर दो, ठीक है, ज़्यादा ब्याज भी मिलेगा और मेरा पैसा जो है बेकार भी नहीं जाएगा। तो इसलिए बैंक अपना एक्सेस पैसा उसके पास रख देता है और बदले में RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। कुछ समय बाद बैंक जो है पैसा अपना RBI से ले लेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI को वापस कर देगा, तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। जनरली जो रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कम होता है और दोनों में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन होता है। उसके बाद है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? देखो हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो SLR कोटा जो होता है हमारा उसका भी हो सकता है। SLR में गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आता है। जनरल केस में जब रिवर्स रेपो रेट के तहत जब बैंक जो है RBI से लोन लेती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो SLR कोटा का नहीं होता है, ठीक, रेपो रेट के तहत जो लेती है। लेकिन जब RBI बैंकों को अलाउ करता है कि आप SLR कोटा का भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख के मेरे से लोन ले लीजिए, और कितना लोन, तो जितना भी NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में जितना भी बैंक में पैसा जमा हुआ उसका 1% वो है जो है SLR मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत SLR कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख के लोन ले सकती है। और वो जनरली जो ये लोन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओवरनाइट बेसिस पे। ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए होता है, तो उस रेट को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो दर होता है, रेट होता है, वो आपका रेपो रेट से जो होता है वो अधिक होता है। कितना अधिक होता है कोई काम का नहीं है, बस अधिक होता है। फिर है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। जब आपका बिना कोलेटरल, बिना गिरवी रखे बैंक जो है RBI से जब लोन लेती है, ठीक है, एक दिन के लिए, तो उस रेट को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं। तो रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक ही जैसा है, लेकिन रेपो रेट में गिरवी रखा जाता है रिवर्स, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में गिरवी नहीं रखा जाता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होता है वो रेपो रेट से कम होता है। कितना कम होता है? काम का नहीं है। फिर आप देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कॉरिडोर। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कॉरिडोर का मतलब ये हुआ, सबसे टॉप पे आपका रहता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और सबसे बॉटम पे होता है SDF, और उससे ऊपर होता है हमारा रेपो रेट, ठीक है, और रेपो रेट से नीचे होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे ऊपर में है, सबसे ज़्यादा MSF होता है, ठीक है, और सबसे छोटा होता है, कम होता है SDF। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कॉरिडोर, ठीक। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग
ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखो ये कोई काम का नहीं। उसके बाद बस ये याद रखना, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन जो है वो आपका बैंकिंग सिस्टम से डील करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें केंद्र सेंट्रल बैंक जो है आपको बाकी जो शेड्यूल्ड बैंक है जो आरबीआई से लोन ले सकती है उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, तो उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। अभी बैंक रेट का उतना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, बस ये पीनल रेट से लिंक है। पीनल रेट का क्या मतलब होता है? देखो, बैंक जब अपना सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करती है जितना उसको करना चाहिए, तब आरबीआई उस पर पेनाल्टी लगाता है, जुर्माना लगाता है। तो वो जो जुर्माना कितना लगाएगा वो बैंक रेट से लिंक होता है, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है? जब भी, एक तो पहले इसका यूज़ ये था कि जब भी आरबीआई से बैंक लंबे समय के लिए लोन ले रही है बिना कोलेटरल लिए, तो उसको हम लोग बोला जाता है बैंक रेट। लेकिन अभी इसका रेलिवेंस क्या है, उपयोग क्या है कि ये पीनल रेट से लिंक है। उसके बाद है, ठीक है, तो मेन जो हमारा लिक्विडिटी टूल जो होता है दोस्तों, मैनेजमेंट टूल, ठीक है, वो आपका क्या होता है? रेपो और रिवर्स रेपो होता है, और आपका वो कभी कभी सीआरआर भी होता है। तो सीआरआर क्या होता है? जितना भी पैसा बैंक में जमा हुआ है डिमांड लायबिलिटी में, डिमांड मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में, और टाइम लायबिलिटी मतलब फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में, कुछ पैसा जमा हुआ होगा, कुछ पैसा निकल गया होगा, तो जो नेट निकला उसका कुछ परसेंट बैंकों को कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। उसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं। कितना सीआरआर होगा ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड नहीं करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करता है सिर्फ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बस। लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे एमएसएफ है, एचडीएफ है, वो तो आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से लिंक है, तो वो तो सब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इनडायरेक्टली डिसाइड कर ही रहा है। लेकिन जो हमारा सीआरआर कितना होगा, एसएलआर कितना होगा, ये आरबीआई का डिसाइड करता है, मतलब सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो में बैंकों को आप आरबीआई के पास पैसा रखना होता है और उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर के बारे में चर्चा जो है आरबीआई एक्ट 1934 में है, और इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है। तो अगर हम एसएलआर की बात करेंगे तो जितना भी नेट एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका कुछ परसेंट बैंकों को कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपने पास रखना होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ये सारा चीज़ आएगा, आगे हम देखेंगे उसके बारे में। अपने पास रखना होता है जनरल केस में। अगर वो चाहती है तो एसएलआर बैंक जो है आरबीआई के पास रख सकती है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एसएलआर कितना होगा? तो मैक्सिमम ये 40% हो सकता है एनडीटीएल का, ये लिखा हुआ है कि इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। एसएलआर को और लेकिन मिनिमम कितना होगा ये लिखा हुआ नहीं है। तो एसएलआर आप समझ गए, जितना भी एनडीटीएल होता है उसका मैक्सिमम 40% बैंक को गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपने पास रखना होता है, या तो फिर वो आरबीआई के पास रख सकता है। इस पे आपको आरबीआई को, मतलब बैंकों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि कैश पे तो नहीं होगा, लेकिन गोल्ड का पैसा अगर बढ़ता, मूल्य बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे उसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही, तो उसको आरबीआई को एसएलआर पे फ़ायदा होता है। एसएलआर रखने का कहाँ लिखा है? आरबीआई एक्ट में नहीं लिखा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखा हुआ है। अब देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का हमने चर्चा किया, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेके आती है, ये ट्रेडेबल होता है। ट्रेडेबल मतलब खरीद बिक्री इसका होगा, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म जिसका टेन्योर 1 साल से कम होता है, जिसमें आता है ट्रेजरी बिल। दूसरा, ट्रेजरी बिल को जो है स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से अधिक होता है, इसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टाइप है जो लॉन्ग टर्म वाला है, ठीक है। और ट्रेजरी बिल को स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती है। फिर देखते हैं मार्केट ऑपरेशन के बारे में, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। इसमें क्या होता है? आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के और ख़रीद के से बाय सेलिंग एंड बाइंग, उसके द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ये भी हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स, इनडायरेक्ट टूल्स का, जनरल टूल्स का एग्जाम्पल है। अगर आरबीआई लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी तो बदले में पैसा देगी, मतलब अर्थव्यवस्था में जब मनी सप्लाई को हमको बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी। फिर अगर मार्केट से पैसा खींचना है तो आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी और लोगों से पैसा ले लेगी, ठीक है। तो इसके द्वारा आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है।
जो इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लेन देन से होता है। उसके बाद जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये परमानेंट होता है। एक बार आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच लिया या खरीद लिया तो उसके पास कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि हम दोबारा से उस चीज़ को आरबीआई अपने पास लेगी या आपको देगी। लेकिन जो रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब आपको आरबीआई बोलती है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस आपसे ले लेंगे या आप वापस आपको दे देंगे, तो इसको हम लोग रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। और इसी में आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है, जिसमें आरबीआई का ऑब्लिगेशन होता है, दायित्व होता है। फिर है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। जब भी अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी पैसा होता है तो उस समय आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों को बेचती है और बदले में पैसा ले लेती है। उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। फिर एक होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई क्या करती है, जो शॉर्ट टर्म हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म को सेल करती है, बेचती है। शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेजरी बिल हो गया, और लॉन्ग टर्म वाले को बाय करती है। तो ऐसे से याद करो, शॉर्ट टर्म को सेल करेगी और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेती है, उसको ऑपरेशन ट्विस्ट हम लोग बोलते हैं। तो जब वो आपका शॉर्ट टर्म का गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी, बेचेगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होगा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, उसका प्राइस, कोई भी चीज़ जब वो ज़्यादा अर्थव्यवस्था में होता है तो उसका प्राइस क्या होगा, कम। और जब भी उसका प्राइस कम होगा तो उस पर जो यील्ड होगा वो अधिक होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का और किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्राइस का और यील्ड का। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस अगर घटता है तो यील्ड बढ़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो यील्ड हमारा घटेगा। और लॉन्ग टर्म अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई बाय कर रही है, खरीद रही है, तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, लॉन्ग टर्म का गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको क्या रहेगा, कम रहेगा, तो उस पर उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उस पर यील्ड जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जो बॉन्ड यील्ड है और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशंस है। ठीक, तो मैंने बता दिया कि अगर बॉन्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो यील्ड हमारा कम होगा, बॉन्ड का प्राइस घटेगा तो यील्ड हमारा बढ़ेगा। तो मेन जो एम था ऑपरेशन ट्विस्ट का वो यही था कि लॉन्ग टर्म आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका कम मिलेगा और शॉर्ट टर्म में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। तो जब आपका लॉन्ग टर्म आरबीआई खरीद रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो मार्केट में उसका सप्लाई कम हो जाएगा, उसका प्राइस, बॉन्ड का प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड का जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में बॉन्ड का यील्ड हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, जब भी अर्थव्यवस्था में फॉरेन करेंसी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, उस केस में आरबीआई अपने तिजोरी से फॉरेक्स जो रिजर्व उसने रखा है जिसमें, उससे डॉलर को, मार्केट में अगर डॉलर कम है तो आरबीआई अपने तिजोरी से डॉलर मार्केट में डाल के रुपया को कम कर देगा, और अगर डॉलर ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था में, तो आरबीआई क्या करेगा, अर्थव्यवस्था से डॉलर लेके डॉलर को कम कर देगा, खींच लेगा। ठीक है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर तो कोई भी चीज़ अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाएगा, मान लो डॉलर ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो इससे क्या होगा, डॉलर हमारा कमज़ोर हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, जो खतरनाक होगा हमारे एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए। इंपोर्ट तो हमारा ठीक है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में डॉलर कम हो जाएगा, रुपया ज़्यादा हो जाएगा, तो रुपया हमारा कमज़ोर हो जाएगा, उससे हमारा जो एक्सपोर्टर्स है उसको फ़ायदा तो होगा, लेकिन इम्पोर्टर्स को, आयातक को नुकसान होगा। ठीक है, इसीलिए रुपया को कमज़ोर होना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं मजबूत होना चाहिए। तो उस केस में आरबीआई जो है उसी को स्टेरिलाइजेशन करता है। स्टेरिलाइजेशन मतलब जैसे नसबंदी, आप समझ रहे हो कि कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा, एमएसएस बॉन्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स के द्वारा, फिर जब रुपया डिप्रिशिएट करता है तो आरबीआई क्या करेगा, रुपया को मार्केट से खींचेगा, इसके लिए डॉलर डाल देगा कहाँ पे, आपको इकोनॉमी में। और रुपया जब अप्रिसिएट करेगा, मतलब रुपया का सप्लाई कम होगा, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में रुपया को डाल देगा और डॉलर को खींच लेगा। उसके बाद अब देखते हैं क्वालिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, इसको डायरेक्ट टूल्स बोलते हैं और इसको स्पेसिफिक टूल्स बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करता है। इसमें आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट या मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा आरबीआई के पास, ठीक है, या बैंकों के पास, तो बैंक कितना पैसा देगा। मान लिया आपने आपका घर था 1 लाख का, तो 1 लाख का घर गिरवी रखा, तो क्या आपको बदले में 1 लाख रुपये मिल जाता है क्या, नहीं मिलता है। कितना मिलेगा वो आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना आपको दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो,
कितना आपका वैल्यू है और उसके बदले में आपको लोन दिया जा रहा है। मतलब 1 लाख का घर है तो आरबीआई बोला कि 50% ही दिया जाएगा, तो मतलब 50,000 रुपये आपको लोन मिलेगा। तो जब भी लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कि अभी कितना मार्जिन है कि 50% अलग रखना पड़ेगा, 50% ही लोन दिया जा सकता है। मतलब 1 लाख का 50% ही आपको लोन मिलेगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा के 70% कर देंगे तो 30% ही लोन आपको दिया जाएगा। मतलब 1 लाख का 30% ही मिलेगा, मतलब 30,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो जब भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक कम पैसा है, उतना कम पैसा ही लोन पे दे पाएगी। तो जब भी अर्थव्यवस्था में हमारा महंगाई रहता है तो आरबीआई क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। उसके बाद सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर में लोन देने के लिए सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। इसी में आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये सब आता है। फिर है मोरल सुएसन। आरबीआई जो है लोगों से मतलब सरकार से मिलता है, बैंकों से मिलता है और उसको समझाता बुझाता है, फोर्स नहीं करता है। उसको बोलते हैं मोरल सुएसन, नैतिक दबाव डालना। ठीक है, अब देखिए आरबीआई का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेबल दिया हुआ है। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद बिक्री किया जाता है, ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। रेपो रेट में आरबीआई से आरबीआई जो बैंकों को लोन देती है, ये भी क्वांटिटेटिव टूल्स है। रिवर्स रेपो रेट में बैंक जो है आरबीआई के पास अपना पैसा गिरवी रखते हैं, मतलब रखते हैं पैसा, मतलब आरबीआई लोन ले रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या हुआ है, जो हमारा एसएलआर कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका कुछ परसेंटेज बैंक गिरवी रख के लोन ले लेता है। मार्केट और स्टेबलाइजेशन स्कीम में जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पैसा हो जाता है अर्थव्यवस्था में तो उसको खींचने के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट में शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई बेचती है और लॉन्ग टर्म को खरीदती है। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हमारा फॉरेक्स है अर्थव्यवस्था में, विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा या कम हो गया तो उसको खींचने का, वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने का काम है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जितने भी अभी हमने बताया अभी, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव टूल्स मात्रात्मक उपकरण है। अगर हम गुणात्मक उपकरण क्वालिटेटिव टूल्स का बात करेंगे तो मोरल सुएसन है, डायरेक्ट एक्शन होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर भारत में देखेंगे तो इसको जो है आरबीआई इसको मेंटेन करती है और इसके लिए 3 हमारा दृष्टिकोण होता है किसी भी देश का मॉनेटरी पॉलिसी का। जैसे किसी देश में मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए लाया जाता है ताकि उसका एक्सचेंज रेट में स्टेबल हो। एक्सचेंज रेट में स्टेबल मतलब इसके द्वारा वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करती है। ठीक, एग्जाम्पल है सिंगापुर जैसे देश। फिर है मल्टीपल इंडिकेटर। मॉनेटरी पॉलिसी लाने का मकसद होता है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये आरबीआई करता था, जिसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करता था। ये 2016 तक होता था। और नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। 2016 के बाद हमारा जो आरबीआई क्या करने लगा, वो बोलने लगा हम तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई को ध्यान में रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, बाकी चीज़ उसी के मतलब अनुपात में या उसी को द्वारा किया जाएगा। मतलब सिर्फ एक टारगेट आरबीआई भी क्या किया है, इन्फ्लेशन को टारगेट किया है 2 से 6%, उसके द्वारा बाकी चीज़ होगी। लेकिन जो मल्टीपल इंडिकेटर में सिर्फ आरबीआई महंगाई को नहीं देखता था, बाकी चीज़ों को, एक्सचेंज रेट और सारा चीज़ को देख के आरबीआई जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था। लेकिन अभी आरबीआई सिर्फ और सिर्फ महंगाई को मतलब कंट्रोल कर रहा है थ्रू रेपो रेट। फिर मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइप्स देखें तो एक होता है एकोमोडेटिव स्टेंस। एकोमोडेटिव मतलब जो आरबीआई मान लो इस बार मीटिंग हुआ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, आरबीआई ने बोला कि अगली बार एकोमोडेटिव स्टेंस को अपनाएंगे। एकोमोडेटिव स्टेंस का मतलब है जब अगली बार आरबीआई मिलेगा तो वो क्या करेगा, जो रेपो रेट है या तो उसको कांस्टेंट करेगा, मतलब जो इस बार है वही रखेगा अगली बार, या तो फिर उसको कम कर देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिव स्टेंस। न्यूट्रल स्टेंस में क्या होता है, आरबीआई बोल देता है अगर न्यूट्रल स्टेंस बोल रहा है कि हम न्यूट्रल स्टेंस अपनाएंगे अगली बार, तो इसका मतलब है कि वो रेपो रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है या कम भी कर सकता है। फिर हॉकिश स्टेंस में क्या होता है कि आरबीआई अगली बार मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रेपो रेट को या तो कांस्टेंट कर देगा या तो फिर उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट मतलब रेपो रेट। ठीक, तो याद रखना है जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है, जब घटाएगा तो महंगाई को मतलब अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करना चाहता है, मतलब महंगाई दर को बढ़ाना चाहता है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि एक तरफ अगर सेंट्रल बैंक हमारा रेपो रेट में चेंज किया तो उसके रिस्पेक्ट में अर्थव्यवस्था में बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट को कितना चेंज किया, उसी को बोलते हैं कि ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी का हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी
इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो एक तो यही हो गया, इंटरेस्ट रेट में, अगर इंटरेस्ट रेट अगर हमारा कम होगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा, कंजम्पशन होगा, कैपिटल होगा। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो अर्थव्यवस्था में महंगाई को कम होगा धीरे धीरे, और लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा तो डिमांड हमारा कम होगा। फिर एक्सचेंज रेट के द्वारा भी आप देखोगे, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट अगर कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो तो अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा जाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा होगा तो रुपया का सप्लाई बढ़ेगा, रुपया का सप्लाई बढ़ेगा तो डॉलर उसके रिस्पेक्ट में कम होगा, डॉलर हो जाएगा मजबूत, रुपया हो जाएगा कमज़ोर। और जब भी हमारा रुपया कमज़ोर होता है तो हमारा एक्सपोर्ट जो है, निर्यात बढ़ता है, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारा महंगा हो जाएगा। जैसे कच्चा तेल, ये सबको इंपोर्ट करना, आयात करना। फिर एक क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को अपना घटाता है तो बैंक भी घटाएगा, तो उससे अर्थव्यवस्था में लोन लेना आसान हो जाएगा और उससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा लोगों, ठीक है, और आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, ठीक। चलिए, अब ये दिया हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। रेपो रेट को आरबीआई ने अगर बढ़ाया है तो कोर इन्फ्लेशन देखो हमारा धीरे धीरे घटा है। क्यों घटा? कि पैसा जब इकोनॉमी में कम होगा तो महंगाई कम होगा, क्योंकि लोग सेविंग, मतलब सामान को खर्चा कम, मतलब यूज कम करेंगे, खर्च कम करेंगे पैसा, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा। अब अगला है अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल। अनकन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत या अपारंपरिक मौद्रिक नीति का उपकरण। जैसे जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक जब अपना ब्याज दर को जीरो रखता है या जीरो के आसपास रखता है, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़े, लोग खर्चा ज़्यादा करें, तो उसको हम लोग जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन इसके कारण हो सकता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट तो कम है, लेकिन लोग जो है लोन नहीं लेंगे, या लोन लेंगे भी। अर्थव्यवस्था में अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है, क्या सोच के कि लोग जो है लोन लेंगे, सामान खरीदेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नई फैक्ट्री लगेगी, रोजगार क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था बूम करेगा, अच्छे से सुधार होगा। लेकिन मान लो ठीक इसके उल्टा क्या हुआ कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम तो किया, बैंक ने भी कम किया, लेकिन पब्लिक जो है वो आपका बैंक से उधार लिया, लेकिन वो खर्च नहीं कर रहा है, ये सोच के कि फ्यूचर में जब और सामान हमारा सस्ता हो जाएगा तब करेंगे। या तो ये सोच के कि अरे अभी तो सरकार ने इंटरेस्ट रेट को कम किया, अगर फ्यूचर में बढ़ा देगा तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए लोग पैसा लोन पे तो ले लेते हैं लेकिन अपने पास रखते हैं, खर्चा नहीं करते। इसे आरबीआई ने जो सोचा था कि लोग लोन लेंगे, पैसा हो बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वो नहीं होता। उसी को लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। मतलब हमारा तरलता जो है वो फंस गया, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी पैसा का नहीं आया, लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग नहीं किया। फिर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हो तो आपको कम पैसा मिलेगा। मतलब आप 100 रुपये डाल रहे हो तो आपको 90 रुपये ही या 95 रुपये ही मिलेगा, 95 रुपीज़ ही, 10 रुपये 5 रुपये काट लेंगे। ऐसे ये वो देश में होता है जहाँ पे सरकार चाहता है कि पब्लिक जो है बैंकों में पैसा नहीं डाले, जो भी पब्लिक के पास पैसा है वो इकोनॉमी में खर्चा करे, इससे ग्रोथ होगा, डिमांड होगा, और फिर हमारे जीडीपी का ग्रोथ होगा। ये जनरली उस देश में होता है जहाँ पे अर्थव्यवस्था में मंदी रहता है या एक स्टैग्नेंट आ जाता है, जैसे जापान है, स्वीडन है, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा खर्चा करें, इसलिए वहाँ पे ये प्रमोट किया जाता है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। फिर हेलीकॉप्टर मनी होता है। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब होता है डायरेक्टली लोग, सरकार जो है पैसा छाप के लोगों में बांट देती है, या तो फिर सरकार जो है लोगों का टैक्स कम कर देती है, और सरकार खुद ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगती है, नया पुल बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, लोगों को रोज़गार देगी, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, और फिर लोग सामान का डिमांड करेंगे और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ऐसे पैसा को जो फ्री ऑफ कॉस्ट या बिना काम के दिया जाता है उसको, या बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। उसके बाद है हमारा बैंक का लेंडिंग रेट। बैंक कैसे उधार देता है, किस दर से? तो एक होता है इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। बैंक जो है खुद से डिसाइड करती है किसी चीज़ को ध्यान में रख के कि कितना हम ब्याज दर देंगे। इसके लिए बैंक का फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाता है, कितना उसके पास पैसा जमा है और कितना उसका एनपीए। तो इसके लिए 2010 तक यूज किया जाता था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। 2010 से लेके 16 तक आया बेस रेट, और 2016 के बाद आया MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो याद कैसे रखना है, अगर क्रोनोलॉजी पूछेगा तो दो लेंडिंग रेट के बीच में, यहाँ भी लेंडिंग रेट है, यहाँ भी एक MCLR है, एक BPLR।
तो बी पहले आता है, एम बाद में आता है, और बेस रेट दोनों का बीच में। याद हो जाएगा, बेस BPLR पहले, फिर बेस रेट, फिर MCLR। ये इंटरनल बेंचमार्क, जहाँ बैंक जो है अपने NPA को, डिपॉजिट को और करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देख के कितना ब्याज दर वो देगा जब कोई व्यक्ति उसे उधार लेने आएगा या कोई कंपनी, तो वो डिसाइड करता है। तो लेकिन इसमें दिक्कत वो होता था कि वो किस आधार पर डिसाइड कर रहा है। तब RBI ने बोला कि हम एक्सटर्नल बेंचमार्क लेके आएंगे, जहाँ पे RBI ने बोल दिया कि जितना भी लोन दिया जाएगा रिटेल के लिए, रिटेल मतलब खुदरा के लिए, और MSME लोन, सारा जो होगा आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होगा। मैंडेटरी कर दिया सरकार ने। और इसमें क्या होता है, RBI ने बोला कि ये 4 चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। रेपो रेट दे रहे हैं, ट्रेजरी बिल 91 दिन है उस पर कितना ब्याज मतलब यील्ड मिलेगा वो दे रहे हैं, 182 दिन वाला जो ट्रेजरी बिल उस पर कितना यील्ड मिलेगा वो दे रहे हैं, ठीक है। और कोई भी बेंचमार्क जो FBIL फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किया वो दे रहे हैं। इन चारों चीज़ों में से आपको कोई भी बैंक जो है चारों में से कोई भी एक चीज़ को चुन सकती है, और उसके अनुसार जो है उसका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। लेंडिंग रेट, जैसे ट्रेजरी बिल में अगर हमारा ब्याज दर बढ़ेगा घटेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका बैंक का भी ब्याज दर घटेगा या बढ़ेगा। रेपो रेट भी जब बढ़ेगा या घटेगा तो भी आपका बैंकों को अपना लेंडिंग रेट घटाना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बैंक खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर रही है, सारा जो चीज़ है वो एक्सटर्नल रूप से बाह्य चीज़ों पे डिपेंड है, इन चारों पे डिपेंड है, ठीक है, जो बैंकों के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क, जो 2019 से लागू हुआ है। अब देखते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। महंगाई क्या होता है, जब भी वस्तु और सेवा का सामान्य मूल्य बढ़ता है, कोई विशेष चीज़ का मूल्य नहीं, ये नहीं कि ऑडी का मूल्य बढ़ गया तो ऑडी में महंगाई, अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, वो नहीं। अगर सामान्य वस्तुओं का महंगाई अगर बढ़ रहा है तब हम बोलेंगे इन्फ्लेशन होना। जब भी महंगाई हो जाएगा तो आपके पास जो भी पैसा है उससे आप कम सामान और कम वस्तु जो है खरीद पाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी आपके पास पैसा है उसका मूल्य घट जाएगा। पहले आपको 10 रुपये में 5 समोसा मिलता था, लेकिन अगर समोसा का दाम 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये से बढ़ के अगर 5 रुपये हो गए तो आप 10 रुपये में 2 ही समोसा खरीद पाएंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका रुपया का जो मूल्य है, रियल वैल्यू, वो आपका कम हो गया, ठीक है। भारत में जो महंगाई को नापता है, मेजर करता है, वो कौन करता है, मॉस्पी करता है, ठीक है। मॉस्पी के अंदर NSO एक संस्था है, वो आपका CPI मेजर करता है। और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में एक ऑफिस है जिसका नाम ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो आपका WPI जारी करती है। अब देखो महंगाई का टाइप्स, तो एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब लोग जब ज़्यादा डिमांड करने लगे चीज़ों का, और उसके रिस्पेक्ट में अगर वो चीज़ का आपूर्ति मतलब सप्लाई नहीं बढ़ा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लोग चीज़ को ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन सप्लाई आपका नहीं बढ़ा है। जैसे मान लीजिए RBI एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, तो लोग सस्ता ब्याज दर पे लोन लेंगे और लोग हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, चीज़ों का डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो महंगाई बढ़ जाएगा। अगर उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई नहीं बढ़ा है तो। फिर फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस का मतलब हुआ जब जब सरकार जो है अपना खर्चा को बढ़ा देगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देगा, टैक्स को कम कर देगा, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो उससे क्या होगा, महंगाई आपका कम होगा। मतलब महंगाई आपका ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा आप शॉपिंग करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स सरकार क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो सामान कोई गुड्स या सर्विस में लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वो चीज़ जो है वो आपका किस में है, कोई चीज़ अगर सस्ता होगा तो लोग जो है ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, तो वो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ही थोड़ा टाइप है। उसके बाद है, ये छोड़ दीजिए, ये पॉइंट कोई काम का नहीं है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसी तरह से अगर ब्याज दर अगर कम हो जाएगा तो लोग हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का टाइप्स है। अगर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब होगा चीज़ों का लागत बढ़ जाएगा, तो कोई भी चीज़ जो बनता है उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लैंड का कॉस्ट होता है, लेबर का कॉस्ट, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर्स, रॉ मटेरियल। जब किन्हीं चीज़ों से अगर हमारा डिमांड वही रहे लेकिन उस चीज़ का मूल्य बढ़ जाए किसी भी कारण से, तो हो सकता है उसका सप्लाई कम हुआ हो गया हो, कोविड-19 हो गया तो उसका सप्लाई डिसरप्शंस हो गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, तो लोगों का तनख्वाह बढ़ेगा, अगर देगा कंपनी, अगर आपको ज़्यादा तनख्वाह दे रहा है तो किस पे चार्ज करेगा, वस्तु का मूल्य बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिमांड वही है लेकिन आपका सप्लाई के कारण, सप्लाई या तो रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो या वस्तु खुद महंगा हो गया, टैक्स बढ़ गया हो, तो उसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम लोग कहते हैं।
अब उसके बाद है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब है जब आरबीआई जो है धड़ाधड़ पैसा छाप दे एकदम, ठीक है, नया नया मार्केट में पैसा डाले, तो बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में गुड्स और सर्विस नहीं होगा। मान लिया आरबीआई, हम लोग बोलते हैं ना कि अंबानी का शादी हुआ था तो इतना पैसा क्यों नहीं गरीबों में बांट दिया। क्यों देगा भाई गरीबों में अंबानी? गुड्स और सर्विस जब प्रोड्यूस करोगे तब ना बदले में पैसा मिलेगा। फ्री फंड में पैसा चाहिए? सब लोग जीरो आई चैनल जैसा थोड़ी ना आपको फ्री फ्री में क्वालिटी कंटेंट देंगे। सबका प्रॉफिट होता है, समझ में आया? लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो देखिए, तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आप बदले में कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके सामने वाले को नहीं दे रहे हो, और बदले में आपको आरबीआई फ्री में पैसा दे रहा है, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, ठीक। तो अगर तेज़ी से, अगर हम महंगाई की बात करेंगे, सबसे तेज़ी से बढ़ाने का साधन कौन सा है? तो लोगों के हाथ में फ्री में पैसा दे दो, तो उससे लोग जो है अंधुआरी पैसा खर्च करेंगे। इससे कभी कभी बात होती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, कि सबके हाथ में पैसा, तो एक कंसर्न होता है कि अगर पैसा दे दोगे तो लोग उससे क्या करेंगे? फालतू चीज़ों में खर्च करेंगे, दारू पीने लगेंगे, सिगरेट, तो उसका फालतू चीज़ों का महंगाई बढ़ जाएगा, और वो फिर रोटी सब्जी नहीं खाएगा, तो वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। फिर है सप्लाई चेन डिसरप्शन। मैंने बता दिया कोविड-19 के समय बहुत सारी चीज़ों का सप्लाई दिक्कत हो गया था, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आने लगा था, लॉकडाउन लगा था, उसके कारण महंगाई बढ़ गया। फिर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब अगर हमारा जो बाहर से हम चीज़ मंगाते हैं वही अगर बढ़ जाए, जैसे कच्चा तेल बढ़ जाए, तो कच्चा तेल पे जो मैक्सिमम चीज़ डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी के लिए, तो वो भी उसका मूल्य बढ़ जाएगा। मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारा चीज़, तो उसको बोल दिए सप्लाई, मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। यह सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण इन्फ्लेशन हुआ। फिर है जो महंगाई होता है उसको हम लोग अलग अलग स्पीड में बांट के पढ़ सकते हैं। अगर महंगाई का दर 1 से 4% होता है एक साल में, तो उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, और ये उतना बड़ा कोई चुनौती का नहीं होता है, और ये लोग, सरकार चाहती भी है कि इतना इन्फ्लेशन हो, तभी ना महंगाई थोड़ा अर्थव्यवस्था में रहना चाहिए, तभी पॉलिसी जो हमारा बिजनेसमैन होगा वो बोलेगा कि हम जो है सामान बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो वो क्यों ही बेचेगा। फिर एक वॉकिंग इन्फ्लेशन है, ये 2 से 10% में होता है सालाना, ठीक है। ये भी आपका ठीक ठाक होता है, लेकिन जब बहुत तेज़ी से हो जाता है तो सरकार जो है और आरबीआई कंट्रोल करती है। फिर रनिंग इन्फ्लेशन, ये खतरनाक होता है, 10 से 20% होता है एक साल में। गैलोपिंग इन्फ्लेशन 20% से लेके 1000% होगा लगभग एक साल में, मतलब शॉर्ट टर्म में। और हाइपर इन्फ्लेशन तो ऐसा होगा कि एक ही दिन में आप अभी जा रहे हैं खरीदने, ब्रेड 10 रुपये का है, कल सुबह उठ के आपको ब्रेड खाने का मन किया, तो ये हो गया 100 रुपये का ब्रेड, एक दिन में वो बढ़ गया कितना, 10 टाइम्स। उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक। तो ये देखो, ये है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंग रहा है, ये वॉकिंग थोड़ा चल रहा है, दौड़ रहा है, और हाइपर तो उड़ रहा है, ठीक है। अब बस कुछ टर्म्स है और कुछ टर्मिनोलॉजी है आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड। एक होता है अस्क्यूफ्लेशन। अस्क्यू मतलब होता है सूक्ष्म, और इन्फ्लेशन जब किसी विशेष कुछ चीज़ों का महंगाई बढ़ता है तो उसको बोलते हैं अस्क्यूफ्लेशन। कुछ चीज़ों का, जैसे मान लीजिए नींबू का प्राइस बढ़ गया, तो हम बोलेंगे नींबू में क्या हुआ है, अस्क्यूफ्लेशन हुआ है, या इकोनॉमी में कुछ चीज़ों का महंगाई बढ़ा है। फिर है स्टैगफ्लेशन, 2 वर्ड से बना हुआ है, स्टैगनेंट और इन्फ्लेशन। मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ उतना नहीं है लेकिन महंगाई भी है। जनरली क्या होता है, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है तो महंगाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं है तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो सामान खरीदेंगे नहीं, तो महंगाई नहीं होगा। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में महंगाई भी है और ग्रोथ भी नहीं है, तो वैसे कंडीशन को स्टैगफ्लेशन हम लोग बोलते हैं। महंगाई बढ़ रहा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जीडीपी का ग्रोथ और जॉब का क्रिएशन नहीं हो रहा है। जनरली होता है कि महंगाई अगर बढ़ता है तो इकोनॉमिक की जो कंपनी को फ़ायदा होता है, तो नई नई फैक्ट्री बनाती है, लोगों को रोज़गार देती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ रहा है लेकिन जॉब क्रिएट, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ तो रहा है लेकिन उसका रेट घट रहा है। जैसे कोई 100 रुपये का चीज़ था तो 120 रुपया हुआ, फिर 130 हुआ, 140 हुआ, तो आप देखोगे आपका महंगाई बढ़ रहा है, 100 का 120, 130, 140, लेकिन रेट घट गया। यहाँ पे रेट है 20%, यहाँ पे रेट है लगभग मान लो 9% के आसपास, ठीक है। ये 7 से 8%, यहाँ और कम हो गया। तो आपका महंगाई बढ़ रहा है लेकिन उसका रेट घट रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। एक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब आपका अर्थव्यवस्था में मंदी हो जाता है, ठीक है, कम होता है, मतलब सामान का रेट कम हो रहा है, 100 का सामान था 90 हुआ, फिर 80 हुआ, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म में आपका अर्थव्यवस्था में सामान चीज़ों का, मतलब अर्थव्यवस्था में जब लॉन्ग टर्म तक डिफ्लेशन होता है, जनरली 2-3 क्वार्टर तक अगर होता है, तो उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेरोजगार हो जाएंगे लोग,
लोग सामानों का डिमांड कम करेंगे। रिफ्लेशन का क्या मतलब होता है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी है लेकिन धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था सही होता है, ठीक होता है, तो उसको रिफ्लेशन बोलते हैं। और सरकार रिफ्लेशन को करने के लिए क्या, अर्थव्यवस्था मान लो मंदी है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स रेट कम कर देगी। आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे लोग शॉपिंग करेंगे, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगा। फिर है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये हुआ, महंगाई का गैप है। कहने का मतलब ये, महंगाई का गैप का कहने का मतलब ये है कि चीज़ों का डिमांड ज़्यादा किया जा रहा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई नहीं है अर्थव्यवस्था में, तो उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। डिफ्लेशनरी गैप ठीक उल्टा होता है, जब लोग डिमांड कम करेंगे और सप्लाई चीज़ों का ज़्यादा होगा। फिर एक है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन तब होता है जब आपका डिमांड जो है कांस्टेंट है लेकिन आपका सप्लाई कम हो गया है। जैसे मान लो कोविड-19 में के समय क्या हुआ, टमाटर लोग खा ही रहे थे लेकिन टमाटर का सप्लाई कम हो गया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ये सब कम हो गया। तो डिमांड वही है लेकिन सप्लाई किसी चीज़ का जब कम हो जाता है तो हम लोग उसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोला जा सकता है। फिर है इन्फ्लेशन टैक्स। जब भी आपका महंगाई बढ़ता है तो आप चीज़ जितना भी खरीदते हैं, सामान महंगा हो गया तो उस पर आप टैक्स जो है ओवरऑल ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, प्लस ये समझिए महंगाई बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, कंपनी को बोलेंगे ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए, तो कंपनी ज़्यादा तनख्वाह कर देगा तो आप हायर इनकम में आने लगेंगे। तो हायर इनकम में जब आएंगे तो आप हायर इनकम में हायर टैक्स। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ज़्यादा पैसा कमाओगे ज़्यादा टैक्स दोगे, तो उसको इन्फ्लेशन टैक्स हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम का क्या मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपको अगर मान लीजिए लोन दिया है, ठीक है, 10,000 रुपये आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, मान लीजिए दिए हैं 2022 में, कल को मान लीजिए उसको रिटर्न करना था आपको 2026 को, तो 2026 में 10,000 जब आप रिटर्न करोगे तो 10,000 का उतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना 2022 में था। तो इससे क्या हुआ, जो व्यक्ति ने लोन लिया था वो आसानी से 10,000 रुपया जो है 2026 तक दे देगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उतना रुपया होगा ही। ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपये का क्या 2026 में उतना वैल्यू नहीं रह जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ने लोन दिया था उसको नुकसान हो जाएगा रियल टर्म में। 10,000 ही मिल रहा है लेकिन 10,000 का मूल्य क्या रह जाएगा 2026 में, बहुत ना के बराबर। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन प्रीमियम, जहाँ पे जो उधार ले रहा है उसको बेनिफिट हो जाता है और जो उधार दे रहा है उसको नुकसान होता है। तो उधार दे रहा है, जो ले रहा है उसको जो फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन के कारण, उसी को इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन प्रीमियम का फार्मूला क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन को जब माइनस करोगे तो उसको रियल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उसी को एक बोनस के रूप में वो देखा जा सकता है। फिर जो है इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल का क्या मतलब होता है कि जैसे अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, महंगाई हो रहा है तो लोग, जो बिजनेसमैन, जो फैक्ट्री का में जो मज़दूर होंगे काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमको तनख्वाह बढ़ाओ क्योंकि महंगाई बढ़, हमको भी तो सामान खरीदना है। तो मालिक बोलेगा ठीक है हम बढ़ा दे रहे हैं। तो जब वो तनख्वाह बढ़ाएगा, वेज बढ़ाएगा, तो जो भी आप सामान वो बना रहा है तो उसका महंगाई वो बढ़ा देगा सामान। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है उसको खर्चा बढ़ गया, उसको ज़्यादा तनख्वाह देना पड़ रहा है। तो मज़दूर का जब तनख्वाह बढ़ा तो महंगाई किसका बढ़ गया, सामान का। फिर सामान का महंगाई बढ़ेगा तो फिर मज़दूर बोलेगा कि भाई हम मेरा तनख्वाह बढ़ा, फिर वो तनख्वाह बढ़ाएगा, फिर सामान का मूल्य बढ़ाएगा। तो इस जो पागलपंती है, ठीक है, इसी को इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलते हैं, मतलब अपने चक्र में उस फंस गया। फिर है फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जहाँ भी अर्थव्यवस्था में जितना भी आपके पास संसाधन है पूरा यूज हो जा रहा है एफिशिएंटली, पूरा दक्षता के साथ। ठीक है, तो उसी को फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। देखो, कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से 100% रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में आप पूरा नेचुरल रिसोर्स का, जितना भी आपके पास रिसोर्स था, चाहे नेचुरल था या मैनमेड था, ह्यूमन था, अगर उसका प्रॉपर अच्छे से एफिशिएंसी के साथ यूज कर ले रहे हो, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो रहा है, बेरोजगारी दर हो रहा है, उसको नेचुरल रेट हम लोग बोलते हैं। इसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जब आप रोज़गार चेंज करते हैं तो कुछ समय के लिए जो आप बेरोजगार रहते हो उसको फ्रिक्शनल बेरोजगारी बोला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल मतलब क्या हुआ, जब अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे मान लीजिए पहले टेप रिकॉर्डर का डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो टेप रिकॉर्डर लोग जो बनाते थे मजदूर लोग, इंडस्ट्री भी थी, लेकिन अब टेप रिकॉर्डर का उतना डिमांड नहीं है। तो जो टेप रिकॉर्डर इंडस्ट्री में काम करने वाले फैक्ट्री ओनर होंगे या मजदूर होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसको क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं।
फिर है कर्व वेव मैकेनिज्म। कर्व वेव मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जैसे मान लो इस बार किसानों ने प्याज बहुत लगाया, ठीक है, एक व्यक्ति प्याज बहुत लगा रहा है, ठीक है, बहुत सारे किसान प्याज लगाया, ठीक है, तो प्याज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो कोई भी चीज़ जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मान लो एक किसान था, उसने लगाया टमाटर, तो टमाटर कम किसान लाया तो इसका मूल्य क्या होगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका सप्लाई कम है। तो ये किसान सोचेंगे कि अगली बार हम जो है ना टमाटर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि टमाटर में पिछले साल फ़ायदा हुआ था। तो फिर वो ये सारे किसान क्या लगाने लगेंगे, टमाटर। फिर इस साल क्या होगा, टमाटर का सप्लाई बढ़ जाएगा, फिर टमाटर का मूल्य कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फिर किसानों को फ़ायदा होगा, इसी को बोला जाता है कर्व वेव मैकेनिज्म, ठीक है, किसान का अपने चक्र में फंस जाना। समझ में आ गया? तो उसी को बोलते हैं, मतलब इस साल का जो मूल्य था उसके ध्यान में रख के जो है अगले साल आप उसी का खेती करने लगे, फिर वो अगले साल आपको नुकसान पहुंचाया और किसान ऐसे ही चक्र में फंस जाता है। अब देखते हैं कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में रहता है, इसमें आपका जो वोलेटाइल चीज़ होते हैं, वोलेटाइल में तो समझ रहे हो, जो जिसका मूल्य तेज़ी से बढ़ता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है, जैसे खाने का चीज़, जैसे ऊर्जा, ऑयल, डीजल, पेट्रोल। तो वैसे इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब जिसमें ओवरऑल इन्फ्लेशन, अर्थव्यवस्था में कंप्लीट जो आपका महंगाई है, चाहे वो उसमें खाने वाली चीज़ हो या एनर्जी का, टोटल को जोड़ के हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम लोग उन चीज़ों का महंगाई हटा देते हैं जो जिसका प्राइस बहुत तेज़ी से अप डाउन होता है, जैसे खाने का चीज़ या फिर एनर्जी, ऑयल का, तो उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक होता है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। इसमें सिर्फ खाने का चीज़ और हम लोग ईंधन को, फ्यूल को, ऑयल को नहीं हटाते, बल्कि और भी उन इसेंशियल चीज़ों को हटाते हैं जिसका प्राइस तेज़ी से अप डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो ही था ही, लेकिन इसमें सिर्फ खाने चीज़ और एनर्जी को नहीं बल्कि और भी इसेंशियल प्रोडक्ट को हटा दिए। फिर एक होता है कोर माइनस कोर इन्फ्लेशन या कोर कोर इन्फ्लेशन। इसमें सिर्फ फूड और एनर्जी को हम लोग नहीं हटाते बल्कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी शामिल करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, कोर कोर इन्फ्लेशन। फिर एक कर्व होता है, फिलिप्स वक्र बोलते हैं, फिलिप्स कर्व। ये क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपका अर्थव्यवस्था में आपका महंगाई बढ़ता है, महंगाई बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी दर जो होता है वो कम होता है, ठीक है, फिलिप्स कर्व। लेकिन अब सिंपल समझिए कि अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगा, फैक्ट्री को फ़ायदा होगा, ज़्यादा वो फैक्ट्री बनाएगा, लोगों को रोज़गार देगा। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो जाएगा तो बेरोजगार, तो लोग सामान खरीदेंगे ही नहीं, तो फैक्ट्री क्या करेगा, मजदूर को निकालने लगेगा, बेरोजगारी होगा। तो फिलिप्स कर्व उसको नहीं बताया। फिलिप्स कर्व बस इतना बताया कि महंगाई हमारा बढ़ेगा तो बेरोजगारी दर कम होता है, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा महंगाई होता है तो फिर उससे बेरोजगारी और बढ़ता है। अब देखो कैसे हम लोग महंगाई को नापते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर, इसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, नॉमिनल जीडीपी को जब आप रियल जीडीपी से डिवाइड करोगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आएगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये सब हमने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया, रियल जीडीपी भी पढ़ा दिया है। दोनों को डिवाइड करोगे तो जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर जो है अगर 1 आएगा, इसका मतलब दोनों बराबर है, मतलब महंगाई नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 आएगा मतलब नॉमिनल जीडीपी अधिक है, रियल का मतलब महंगाई है। जब लेस देन 1 आएगा मतलब नॉमिनल जीडीपी कम है, रियल जीडीपी से मतलब सामान घट गया मूल्य उसका। जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये आपका 3 महीना में एक बार कैलकुलेट होता है, क्वार्टरली, ठीक है, और इसमें सभी गुड्स और सर्विस जो भी हमारा अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस हो रहा है उसको नापा जाता है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई नापने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये जो इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है 2011-12 है। मकसद होता है कि सामान को होलसेल मार्केट में उसका मूल्य देखना, बेचने से पहले, मतलब खुदरा में बेचने से पहले। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर करते हैं, सर्विस को, सेवा को कवर नहीं करते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट है। एक है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, विनिर्माण की वस्तुएं, जिसका वेटेज है 64%। प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब प्राथमिक वस्तुएं, उसका है 23%। और फ्यूल एंड पावर, ईंधन और शक्ति या ऊर्जा, इसका है 13%। पब्लिश कौन करता है, जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके अंदर में जो हमारा कार्यालय, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वो इसको जारी करता है। फिर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों होता है और ये रिटेल लेवल पे नापता है। इसको खुदरा मूल्य सूचकांक बोलते हैं और इसको थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स को। इसका भी बेस ईयर 2011-12 में इसमें गुड्स और सर्विस रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर उपभोक्ता लेवल पे नापा जाता है। इसमें जो कंपोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेज का है, खाद्य और पेय चीज़ों का। मिसलेनियस मिश्रित चीज़ों का 28.3 है, हाउसिंग का 10%, फ्यूल का 6% के आसपास, क्लोथिंग का भी 6, पान तंबाकू का
2%। बस ये पैटर्न याद रखिएगा ट्रेंड की, सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में ये। इसका अलग अलग टाइप्स होता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और रूरल एग्रीकल्चर लेबर और रूरल वर्कर्स या रूरल लेबर, तीनों को जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में जो लेबर ब्यूरो है वो करता है। मंथली ये होता है, ठीक है। और बेस ईयर है 1986-87 किसका, एग्रीकल्चर लेबर का और रूरल लेबरर का। और इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है वो 2000, हाँ इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है वो है 2016, ठीक। और रूरल लेबरर्स और फिर या एग्रीकल्चर वर्कर, इसका जो बेस ईयर है इसका 1986-87, ठीक है। और सीपीआई कंबाइंड का बेस ईयर है 2011-12। इसको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंदर में जो हमारा NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको जारी करता है। फिर है WPI और PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में अंतर। तो WPI जो है वो थोक मूल्य पे नापता है मूल्य, इसमें सिर्फ गुड्स होता है और इसमें टैक्स भी शामिल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब वितरण में जो पैसा खर्च हुआ है जब तक होलसेलर के पास नहीं पहुंचा है तब तक सारा चीज़ में इंक्लूड होता है। और इसमें मल्टीपल काउंटिंग का भी इशू रहता है कि एक दो चीज़ों को दूसरा बार हम लोग काउंट कर लेते हैं। PPI में सिर्फ हम लोग प्रोड्यूसर को कितना वो चीज़ पड़ा उसके लेवल पे महंगाई को नापते हैं। इसमें सर्विस भी होता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तब होगा जब वो चीज़ बिकेगा, ठीक है। सो WPI में होता है, वो CPI में होता है। मल्टीपल काउंटिंग बायस जो है इसमें नहीं होगा। बेस इफेक्ट क्या होता है, बेस इफेक्ट का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर में जो महंगाई था या प्राइस था उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आने वाले चीज़ों के मूल्य में, महंगाई में, उसको हम लोग बेस ईयर बोलते हैं। अगर मान लो बेस ईयर में महंगाई कम था, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी मूल्य अगर हमको बढ़ेगा तो हमको दिखेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो इस साल है, ठीक है। जैसे मान लो 2010 में कोई ओनियन था 100 रुपया, 2011 में 110, इसमें 120। तो अगर हम महंगाई देखेंगे 100 से 110 10% बढ़ा कब, 2011 में। लेकिन 2011 के तुलना में 2012 देखोगे तो 9% ही बढ़ा है। तो भले 10 रुपया बढ़ा है लेकिन परसेंट में कम बढ़ा है क्योंकि बेस ईयर का प्रभाव था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 110 से कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ हम लोग 100 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यही हुआ बेस ईयर। फिर है कैसे महंगाई कंट्रोल करोगे, तो सिंपल है, बैंक रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI जब लोगों से को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी, ठीक है, तो लोगों से पैसा ले लेगी, महंगाई कम हो जाएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR को क्या करो, बढ़ा दो। फिजिकल पॉलिसी मतलब सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देगी, तो महंगाई कम हो जाएगा। सरकार अपना खर्चा कम कर देगी तो लोगों के हाथ में डिमांड चीज़ों का कम होगा, महंगाई कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या उपाय है, प्राइस कंट्रोल कर सकती है चीज़ों का, कि सरकार बोल सकती है कि भाई इससे ज़्यादा वो चीज़ नहीं बिकेगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, मार्केट डिस्टॉर्ट होगा, इंडस्ट्री बोलेगा हमको आप कंट्रोल कर रहे हैं। हम इंपोर्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कुछ चीज़ को हम बाहर से जो आ रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग इंपोर्ट पे रोक सकते हैं। जैसे गोल्ड का अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा बाहर से तो उसको इंपोर्ट कम कर दो तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, लोग हाथ में पैसा बचेगा, ठीक है। तो उससे महंगाई जो है उन चीज़ों का जो बाहर से मंगा रहे हैं उसका कम होगा। फिर वेज रेस्ट्रिक्शन मतलब वही जो हम लोग बताए थे शुरू में कि वेज और जो हमारा इन्फ्लेशन जो स्पाइरल है ना, कि तनख्वाह बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, तो उसको भी सरकार कम कर सकती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या है, प्रशासनिक काम क्या है। जैसे LPG और फ्यूल प्राइसेस का सरकार ने मूल्य कम कर दिया। सरकार जैसे जब भी महंगाई बढ़ता है, चावल वावल का, तेल का, शुगर का, तो सरकार बोलती है एक्सपोर्ट नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से अनाज उनाज का भंडार का सरकार इंश्योर करती है कि अच्छा भंडार रहे, फिर जैसे ही महंगाई चीज़ों का होगा तो हम अपने गोदाम से उसको निकालेंगे, ठीक है। सरकार सस्ते रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे अनाज उनाज आपको देती है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ठीक है। एडिबल ऑयल जो है उसका इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो जाएगा तो जो हमारे इंपोर्टर्स होगा उसको सस्ता में आपका मिलेगा क्या, तिलहन और दलहन मतलब एडिबल ऑयल और पल्सेस, ठीक है। जैसे सरकार भारत ब्रांड आटा दे रही है, भारत राइस दे रही है, ये सब आपको सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है। फिर प्राइस वेज स्पाइरल मैंने बताया कि अगर तनख्वाह बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा, मतलब अगर महंगाई बढ़ेगा तो लोग तनख्वाह वेज ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो वे ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्री जो है चीज़ों का मूल्य बढ़ाएगा क्योंकि उसको खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो फिर महंगाई, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो फिर तनख्वाह वो लोग बढ़ाने का डिमांड करेंगे, तो इसी को वेज और प्राइस और वेज का स्पाइरल बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद
मैंने ये बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है, यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है मैंने बता दिया। फिजिकल पॉलिसी के द्वारा कैसे करेंगे बता दिया। जहाँ भी टैक्स और नॉन टैक्स का मामला हो वो फिजिकल पॉलिसी का मामला होता है, और जहाँ भी आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, ठीक है, एसडीएफ, एमएसएस, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी का बात होता है। ठीक है, बाकी महंगाई अगर बढ़ेगा तो जो व्यक्ति लोन ले रहा है, ठीक है, उसको फ़ायदा होगा, जो लोन दे रहा है, ठीक है, जिसे क्रेडिट कंज्यूमर्स, जिसे क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जो लोन आपको दे रहा है उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो पैसा जब उसको मिलेगा तो उसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। जो लोन ले रहा है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको वास्तविक जो उस पर बोझ होगा कम हो जाएगा। जो निवेशक हैं उसको महंगाई बढ़ेगा तो कुछ हद तक शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री बनाएगा और फिर लगाएगा, सामान बेचेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा महंगाई होगा लॉन्ग टर्म में तो उसको नुकसान हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। फिर जो वेज अर्नर है, वेज अर्नर मतलब जो फिक्स्ड पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो उसको नुकसान होगा। जैसे कोई 80,000 रुपया, 70,000, 50,000 महीना कमा रहा है, तो अगर महंगाई बढ़ेगा तो उसका तनख्वाह महंगाई के रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ रहा है ना, तो उसको नुकसान हो जाएगा। जो सेवर्स है, सेवर मतलब जो अपना पैसा बचत करता है, तो वो उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि पैसा का मूल्य घट रहा है। अगर मान लीजिए कल 100 रुपया वो सेविंग किया और महंगाई कल को बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसका 100 रुपये का सेविंग ना के बराबर रह जाएगा उसका मूल्य, तो उसको नुकसान हो जाएगा। जो टैक्स पेयर है उसको भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, सरकार ज़्यादा टैक्स लेगी, है ना, तो ये चीज़ है। तो टैक्स पेयर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हमारा बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट को भी दिक्कत होगा। अगर हमारा महंगाई बढ़ रहा है मतलब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा मतलब रुपया ज़्यादा है, रुपया ज़्यादा मतलब रुपया कमज़ोर, रुपया कमज़ोर मतलब हमारा रुपया डिप्रिसिएट करेगा। तो रुपया जब डिप्रिसिएट करेगा तो हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको फ़ायदा हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इम्पोर्टर को बहुत नुकसान होगा, जो चीज़ों को आयात कर रहा है। फिर ट्रेड बैलेंस, ठीक है, शॉर्ट टर्म में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट अधिक हो जाएगा, इंपोर्ट हमारा कम कम लोग करेंगे, क्योंकि वो महंगा हो जाएगा। लेकिन जब किसी देश में इंपोर्ट आपको करना ही है, सामान आपको बाहर से मंगाना है, जैसे इंडिया अपना इंपोर्ट को कम नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग कच्चा तेल के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए डिपेंडेंट है किससे, बाहर से, ठीक है। तो ट्रेड बैलेंस वो नुकसान हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, महंगाई बढ़ेगा तो नया फैक्ट्री को फ़ायदा होगा, नया इंडस्ट्री बनाएगी, रोज़गार देगी। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगा तो बेरोज़गारी और बढ़ेगा, ठीक है। पब्लिक मोरल, अगर महंगाई बढ़ता है दोस्तों तो लोगों का जो ये है मतलब विश्वास सरकार पे कम होता है, और सरकार को गरियाती भी है दम भर के, ठीक है, और फिर नुकसान होगा सरकार को और उस देश का भी। देखो पाकिस्तान में क्या है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, पैसा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो और बोल रहा है युद्ध करेंगे। और दूसरा है कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता को भी नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ेगा तो उसका परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति घटेगा, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग उसका होगा, रहने का जो खर्चे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर हम एक वीडियो लेके आएंगे, छोटा छोटा वीडियो, फिर उसको ये टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजटिंग और फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको इकोनॉमी का क्लास? इसी तरह से सारा सब्जेक्ट को हम लोग छोटा छोटा वीडियो में करके पढ़ेंगे, आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देंगे, ताकि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अच्छा जाए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक से सब्सक्राइब जरूर बोलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और एक बार अपने देश के सेना को सलाम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।